आजादी किस्त नंबर 9। पूरा दिन गुजर गया, शाम का अंधेरा फैलने लगा। उन्होंने दोपहर का खाना भी नहीं खाया था। माधुरी की कैफियत देखकर तारिक ने भी उससे खाने की फरमाइश नहीं की थी। जुबानी हमदर्दी का इजहार करने के अलावा तारिक दिन भर माधुरी से दूर ही रहा था। अगर पुलिस वाले दरवाजे पर दस्तक न देते तो शायद वो बहक जाता। माधुरी कोई पारसा औरत नहीं थी। गुज़श्ता रात फ्लैट में आने के बाद उसने खुद अपने आप को प्लेट में सजाकर उनके सामने पेश कर दिया था और सुबह उसके दामन पर दाग लगते लगते रह गया था। माधुरी उठकर बावर्ची खाने में चली गई और कुछ ही देर बाद 2 कप चाय बनाकर ले आई। एक कप उसने तारिक की तरफ बढ़ा दिया। मुझे अफसोस है कि मेरी वजह से आज तुम्हें भूखा रहना पड़ा, माधुरी ने कहा। तारिक जवाब देना ही चाहता था कि दरवाजे पर 3 मरतबा हल्की सी दस्तक हुई। बिल्कुल ऐसे लगा जैसे किसी ने सिर्फ एक उंगली से होले से दरवाजा बजाया हो। तारिक चौंक गया। ये बात सुबह तय हो गई थी कि पिशके जब वापस आएगा तो इसी तरह मखसूस अंदाज में दस्तक देगा। तुम उस कमरे में चले जाओ, माधुरी उठते हुए बोली। तारिक चाय का कप उठाकर कमरे में दाखिल होकर दरवाजे के पीछे चला गया। माधुरी ने दरवाजा खोल दिया। वो पिशकर ही था जिसने एक छोटी सी गठरी उठा रखी थी। उसके अंदर आते ही माधुरी ने दरवाजा बंद कर दिया। पिशकर की आवाज सुनकर तारिक कमरे से बाहर आ गया। मैं तुम्हारे लिए चाय बनाकर लाती हूँ। माधुरी किचन में चली गई। क्या रहा? तारिक ने सवाली निगाहों से पिशकर की तरफ देखा। सूरत हाल खासी संगीन है, पिशकर ने जवाब दिया। तहाड़ बस्ती में गुज़श्ता रात ही पुलिस पहुंच गई थी। आज दोपहर तक पुलिस ने बस्ती को घेरे में ले रखा और तुम्हारी तलाश में बस्ती के तमाम घरों की तलाशी ली जाती रही। माजी में भी अक्सर ऐसा होता रहा है। जेल से फरार होने वाले कैदी पुलिस से बचने के इस बस्ती ने किसी न किसी घर में पनाह ले लेते हैं। तिहाड़ बस्ती के लोग बहुत गरीब हैं। वो रुपये पैसे के लालच में मफरूर कैदियों को पनाह दे देते हैं। बाज़ औक़ात पकड़े भी जाते हैं और उनकी बाकी ज़िंदगी जेल के अंदर ही कटती है। लेकिन आज पुलिस बस्ती के किसी घर से किसी मफरूर कैदी को बरामद न कर सकी। चंदन आज सुबह से गायब था। तकरीबन 2 घंटे पहले उससे मुलाकात हुई। इसके अलावा एक नई सूरत हाल सामने आई है। पिशकर चंद लम्हों को खामोश हुआ और फिर बात जारी रखते हुए बोला। आज दोपहर पुलिस को पार्क की झाड़ियों में छुपाई गई तुम्हारी जेल की वर्दी मिल गई है। तकरीबन दोपहर को शंकर नामी उस नौजवान ने भी पुलिस से राब्ता कायम किया था जिसके साथ गुज़श्ता रात हमने माधुरी को पकड़ा था। उसने बयान दिया कि रात को एक आवारा औरत उससे बहला फुसलाकर पार्क के तारी गोशे में ले गई थी। अचानक मैं वहां पहुंच गया और अपने आप को पुलिस वाला जाहिर करके उसके कपड़े उतरवा लिए। शंकर ने अपने बयान में यह भी कहा कि मेरे साथ कोई और भी था जो झाड़ियों में छुपा रहा था और उसके उतरे हुए कपड़े झाड़ियों में छुपे हुए दूसरे आदमी ने पहने थे। शंकर के इस बयान से पुलिस की तस्दीक भी हो गई कि जेल की वो वर्दी तुम ही ने झाड़ियों में छुपाई थी। शंकर के बयान के मुताबिक हम उस औरत को साथ ले गए थे जो उससे बहला फुसलाकर पार्क में ले गई थी। उसने पुलिस को माधुरी का हुलिया भी बताया है। मेरा वाज़ेह हुलिया इसने बता सका कि तारीकी में वो मेरा चेहरा नहीं देख सका था। शंकर ने पुलिस को बताया कि माधुरी नामी वो औरत उसे कनाट सर्कस के एक छोटे से रेस्टोरेंट में मिली थी। हालांकि वो पार्क कनाट सर्कस से खासा दूर है। पुलिस माधुरी को कनाट सर्कस और उसके आसपास के इलाकों में तलाश कर रही है। यहाँ के हालात भी कुछ बेहतर नहीं, तारिक ने उसके खामोश होने पर कहा। क्यों, क्या हुआ? पिशकर ने सवाल निगाहों से उसके देखा। गुज़श्ता रोज़ माधुरी का शोहर बरेली में अपने सेठ को कत्ल करके 2 लाख रुपए ले उड़ा। वो अभी तक मफरूर है और पुलिस की तलाश में यहाँ तक पहुँच गई थी। मगर वो तो मेरी किस्मत अच्छी थी और कुछ माधुरी की जहानत ने काम दिखाया, वरना मैं इस वक्त एक बार फिर तिहाड़ जेल की सलाखों के पीछे बंद होता। ओह, पिशकर के मुंह से बेइख्तियार गहरा सांस निकल गया। कि पुलिस वाले एक मरतबा जिसके पीछे लग जाएं उसे आसानी से नहीं छोड़ते। शंकर नामी उस नौजवान के बयान के बाद पुलिस ने माधुरी की तलाश शुरू कर दी है। पुलिस को यकीन है कि तिहाड़ जेल का मफरूर कैदी उसके साथ है और मुमकिन उसने माधुरी को डरा धमकाकर उसके घर में पनाह ले रखी हो। माधुरी का शोहर भी कत्ल के इल्जाम में पुलिस को मतलूब है। अगर इस हवाले से भी माधुरी का नाम सामने आ गया तो पुलिस को उस तक पहुंचने में देर नहीं लगेगी। इसलिए मेरा ख्याल है अब ज्यादा देर यहाँ टिकना मुनासिब नहीं। जितनी जल्द मुमकिन हो हमें यहाँ से रुखसत हो जाना चाहिए। चंदन से कुछ मालूम हुआ? तारिक ने उसके खामोश होने पर कहा। हाँ, लेकिन चंदन की तरफ जाना अब खतरे से खाली नहीं। तुम्हें मतलूबा जगह तक पहुँचाने की जिम्मेदारी मुझे सौंप दी गई है। तुम जल्दी से ये लिबास तब्दील कर लो। मैं तुम्हारे लिए एक विग और फ्रेंच कट नकली दाढ़ी लेकर आया हूँ। इसके साथ मूछें भी हैं। ये हुलिया बदलने के बाद तुम्हें तारिक की हैसियत से नहीं पहचाना जा सकेगा। चलो अब जल्दी से अपना काम शुरू कर दो। पिशकर ने वो छोटी सी गठरी उसकी तरफ बढ़ा दी जो वो साथ लेकर आया था। इसी वक्त माधुरी पिशकर की चाय बनाकर लाई। तारिक गठरी लेकर कमरे में घुस गया। पहले उसने लिबास बदला। सफारी सूट उसके जिस्म पर बिल्कुल फिट आया था। फिर वो ड्रेसिंग टेबल के सामने बैठकर अपना हुलिया बदलने लगा। कमरे से निकलने से पहले उसने तनकीदी निगाहों से आईने में देखा। हकीकत यह थी कि इस हुलिये में खुद भी अपने आप को नहीं पहचान सका था। नीले रंग का सफारी सूट
घुंघराले बाल, बारीक नोकदार मूछें और फ्रेंच कट दाढ़ी में वो बड़ा स्मार्ट लग रहा था। अब तो शायद तुम्हारे घर वाले भी तुम्हें ना पहचान सकें। पिशकर उसे देखकर बोला, लेकिन इसके करीबी खड़ी हुई माधुरी उसे देखकर चौंक गई। ये कौन है और अंदर कैसे आया? वो बदहवास होकर बोली, ये मेरा दोस्त तारिक है, जिसने भेस बदल लिया है। अब हम लोग जा रहे हैं यहाँ से। तुम्हारी मेज़बानी का बहुत बहुत शुक्रिया। ये थोड़ी सी रकम रख लो, तुम्हारे काम आएगी। पिशकर ने कहते हुए 1000 रुपये के नोट उसके हथेली पर रख दिए। क्या वाकई जा रहे हो? माधुरी को शायद यकीन नहीं आ रहा था। हाँ, हमारा मज़ीद यहाँ रुकना तुम्हारे लिए भी खतरनाक साबित हो सकता है। ज़रा बाहर झांक कर देखो, जीने पर तो कोई नहीं। मैं नहीं चाहता कि हमें यहाँ निकलते हुए कोई देख ले और बाद में तुम्हारे से ऊँट पटांग सवाल करता रहे, पिशकर ने कहा। माधुरी ने दरवाज़ा खोलकर बाहर झांका। जीने पर इस वक्त कोई नहीं था। उसे हाथ से इशारा किया। वो दोनों तेजी से बाहर निकल आए और सीढ़ियां उतरने लगे। वो भी जीने पर थे कि नीचे से 2 पुलिस वाले ऊपर आते नजर आए। उनमें एक कांस्टेबल था और दूसरा हेड कांस्टेबल। करीब से गुजरते हुए दोनों पुलिस वालों ने बड़ी गहरी नजरों से उनकी तरफ देखा, मगर उनसे कुछ पूछने या रोकने की कोशिश नहीं की। वो दोनों बिल्डिंग से निकलकर तेज तेज कदम उठाते गली में चलने लगे। नेताजी सुभाष मार्ग से निकलकर वो एक बार भी चांदनी चौक में आ गए। अभी शाम के 8 बजे थे और चांदनी चौक की रौनक अपने शबाब पर थी। वो टहलने के अंदाज में आगे बढ़ते रहे। मोड़ पर एक रेस्टोरेंट के सामने 2-3 टैक्सियां खड़ी थीं। तमाम टैक्सी के ड्राइवर एक टैक्सी के करीब खड़े गपशप कर रहे थे। पिशकर एक टैक्सी के करीब रुक गया। उस टैक्सी का ड्राइवर फौरन उसकी तरफ मुतवज्जो हो गया। क्यों श्रीमान जी, कनॉट पैलेस चलोगे? पिशकर ने ड्राइवर को देखते हुए कहा। जरूर चलेंगे महाशय जी, पधारिए। ड्राइवर ने टैक्सी का दरवाज़ा खोल दिया। वो दोनों पिछली सीट पर बैठ गए। ड्राइवर भी अपनी सीट पर बैठ चुका था। इंजन स्टार्ट हुआ। टैक्सी एक झटके से हरकत में आई और हल्की सी रफ्तार से एक तरफ चलने लगी। टैक्सी मुख्तलिफ सड़कों से होती हुई कनॉट पैलेस पहुंच गई। ये नई दिल्ली का मसरूफ तरीन इलाका था। पिशकर ने विजय चौक के साथ पार्लियामेंट स्ट्रीट पर टैक्सी रुकवाई और ड्राइवर को किराया देकर नीचे उतर आया। दूसरे दरवाजे से ही तारिक भी उतर चुका था। बहुत बड़े चौराहे पर बड़ा खूबसूरत पार्क बना हुआ था। इसके चारों तरफ 2 मंजिला इमारतें थीं। यहाँ बेशुमार दुकानें और रेस्टोरेंट वगैरह थे। वो तेज तेज कदम उठाते हुए इस हिस्से में आ गए। यहाँ ज्यादातर दुकानें तिब्बती बाशिंदों की थीं। ये तिब्बती बाशिंदे दरअसल वो मुहाजिर थे जो बरसों पहले अपना वतन छोड़कर आए थे और फिर यहीं के हो रहे थे। उनकी अक्सरियत इसी इलाके में आबाद थी और यहाँ का ज्यादा कारोबार भी उन्हीं के कब्जे में था। तारिक अभी तक ही नहीं जान सका था कि पिशकर उसे कहाँ ले जा रहा है। उसने कुछ पूछने की जरूरत भी महसूस नहीं की थी। वो दोनों एक तंग सी सड़क पर आ गए। यहाँ तिब्बती बाशिंदों की छोटी छोटी लातादार दुकानें थीं। उन दुकानों पर हर किस्म का सामान दस्तयाब था। कदीम नवादरात की दुकानें भी थीं और बाज़ अच्छे और बड़े जनरल स्टोर भी थे। हर दुकान पर ग्राहक नजर आ रहे थे। उनमें कुछ गैर मुल्की भी थे। वो दोनों नवादरात की एक दुकान के सामने रुक गए। दुकान के सामने तिब्बत एंटीक शॉप का बोर्ड लगा हुआ था। उस दुकान की चौड़ाई तो शायद 10 फीट से ज्यादा नहीं थी, लेकिन लंबाई का अंदाजा लगाना मुश्किल था। यह दुकान अंदर दूर तक किसी सुरंग की तरह नजर आ रही थी, जिनकी दोनों तरफ शेल्फ में ऐसी ऐसी चीजें भरी हुई थी जिन्हें एक आम आदमी काट कबाड़ का नाम दे सकता था। लेकिन ये चूंकि एक एंटीक शॉप थी, इसलिए इन्हें आसार कदीमा और नवादरात का नाम दिया गया था। दरमियान में भी ऐसी चीज़ों के अंबार लगे हुए थे। उस एंटीक शॉप का मालिक एक बूढ़ा तिब्बती था। उसके चेहरे पर झुर्रियों का जाल सा बिछा हुआ था। तारिक के ख्याल में उसे भी आसार कदीमा में शुमार किया जा सकता था। इस वक्त दुकान में 3 ग्राहक थे, 2 औरतें और एक मर्द। उनका ताल्लुक किसी यूरोपीय मुल्क से था और तारिक के ख्याल में कदीम चीज़ों के कदरदान यही लोग थे जो इस किस्म की चीज़ों के लिए बड़ी बड़ी रकमें खर्च करने को तैयार रहते थे। तारिक और पिशकर दुकान के सामने ही रुककर चीज़ों के अंबार को देखते रहे। फिर जब वो ग्राहक बाहर निकल गए तो ये दोनों अंदर दाखिल हो गए। उन्हें देखकर बूढ़े तिब्बती के चेहरे पर किसी किस्म के तासुरात नमूदार नहीं हुए। हालांकि कुछ देर पहले वो यूरोपीय ग्राहकों के सामने बिछा जा रहा था। शायद वो जानता था कि ऐसी चीज़ों के खरीदार यूरोपियन ही हैं। इंडियन लोग तो महज वक्त ज़ाया करने आते हैं। तारिक और पिशकर तंग रास्ते पर चलते हुए सुरंगनुमा दुकान में आगे बढ़ते रहे। बूढ़ा तिब्बती अपनी कुर्सी पर बैठा गहरी नजरों से उन्हीं की तरफ देख रहा था। उसे शायद शुबा था कि लोग कुछ चीज उठाकर जेब में रख लेंगे। वो दोनों एक जगह रुक गए। तारिक ने शेल्फ पर से एक प्याला उठा लिया। ये प्याला एक पत्थर को तराश कर बनाया गया था और उसकी बैरूनी सतह पर महात्मा बुद्ध की शिबी कंधा थी। इसके साथ एक टैग भी लगा हुआ था जिसमें अंग्रेजी में पत्थर के इस प्याले के बारे में मालूमात दर्ज थी। तारिक चंद लम्हे उस प्याले को उलट पलट कर देखता रहा, फिर टैग पर लिखी हुई तहरीर को पढ़ने लगा। इस दौरान बूढ़ा तिब्बती इसके करीब आ गया। पत्थर का ये खूबसूरत प्याला 3वीं सदी कबले मसीह का है। बूढ़े ने उसकी मालूमात में इजाफा करते हुए कहा, यह प्याला राजस्थान के कदीम तारीखी शहर अलवर के खंडरात से खुदाई के दौरान बरामद हुआ। तहकीक से बाद पाया सबूत को पहुंच चुकी है कि यह प्याला
शहनशाह अशोक ने बनवाया था। अशोक महात्मा बुद्ध का बहुत बड़ा पैरोकार था। उसके दौरे हुकूमत में बुद्ध मजहब ने जो तरक्की की, अगर ये पत्थर का प्याला इस कदर तारीखी अहमियत का हामिल है तो इसे दिल्ली की सरकारी म्यूजियम में होना चाहिए। तारिक ने उसकी बात काटते हुए कहा, यह तो बदकिस्मती है कि जो लोग म्यूजियम के करता धरता हैं वो ऐसी चीज़ों पर तवज्जो नहीं देते। उन्होंने तो ऊट पटांग किस्म की चीज़ें म्यूजियम में भर रखी हैं जिन्हें नवादरात का नाम दे दिया गया है। बूढ़े तिब्बती ने कहा, बहरहाल इसकी कीमत क्या है? तारिक ने पूछा। वैसे तो ये अनमोल चीज़ है, इसकी कीमत नहीं लगाई जा सकती, लेकिन मैं तुम्हें ये तारीखी प्याला सिर्फ 50 रुपये में दे सकता हूँ, बूढ़े ने जवाब दिया। तारिक धीरे दिल में मुस्कुराते प्याला दोबारा शेल्फ पर रख दिया। मेरा ख्याल है तुम लोगों को कुछ खरीदना नहीं, महज मेरा वक्त ज़ाया करने के लिए आए हो। बूढ़े ने बारी बारी उन दोनों को घूरा। हमें वाकई कुछ नहीं खरीदना, पिशकर ने बूढ़े के चेहरे पर नजर जमाए हुए कहा। हम तो सिर्फ ये जानना चाहते हैं कि रहमान बाबा कहाँ मिलेगा। क्या? बूढ़ा उछल पड़ा। तुम लोग कौन हो? उसने घूरती निगाहों से बारी बारी दोनों की तरफ देखा। हमें चंदन ने यहाँ भेजा है, उसने कहा था कि तुम हमें बाबा रहमान तक पहुँचा दोगे। ओह, बूढ़े के मुंह से बेख्तियार गहरा सांस निकल गया। मेरे साथ हो। वो उन दोनों को लेकर दुकान के पिछले हिस्से में पहुंच गया। बिल्कुल आखिर में सुरंगमाई दुकान दाएं तरफ मुड़ गई थी। उस तरफ दुकान ज्यादा लंबी नहीं थी, अलबत्ता यहाँ भी काट कबाड़ भरा हुआ था। उसने एक शेल्फ पर पीछे की तरफ हाथ डालकर कुछ चीज निकाली। ये हिंदुओं की कदीम विष्णु देवी का मुजस्मा था। पीतल का बना मुजस्मा 6 इंच से ज्यादा बड़ा नहीं था। इसकी खासियत यह थी कि उसके जिस्म का हर हिस्सा अलग हो सकता था और उसे आसानी से दोबारा फिट भी किया जा सकता था। विष्णु देवी के छोटे से इस मुजस्मे का दायां बाजू गायब था। बूढ़े तिब्बती ने मुजस्मा गत्ते के खाली डब्बे में रखा और उन्हें इशारा करता दुकान के बैरूनी हिस्से में आ गया। इसी सड़क पर तुम्हें एक जगह डलहौजी हाउस का नेमन साइन नजर आएगा। उस इमारत के अंदर चले जाना, वहाँ किसी से पवन का पूछ लेना। पवन है वो आदमी जो तुम्हें रहमान बाबा तक पहुँचा देगा। विष्णु देवी का ये मुजस्मा पवन को दे देना। तुम्हारे पास इस मुजस्मे की मौजूदगी इस बात का सबूत होगी कि तुम गलत आदमी नहीं हो। बूढ़े तिब्बती ने मुजस्मे वाला डब्बा पिशकर के हवाले करते हुए कहा। मुझे बड़ी हैरत हो रही है, तारिक ने कहा। बड़ा पेचीदा तरीकाकार अपना रखा तुम लोगों ने, एहतियात बहुत ज़रूरी है, बूढ़े ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। और अगर मेरा ख्याल गलत नहीं तो तुम ही वो नौजवान हो जिससे तिहाड़ जेल से निकलवाया गया था। मुझे तुम्हारे साथी की मौत का अफसोस है। जेल से फरार होने के बाद अब तक तुम्हें जिन मुश्किलात का सामना करना पड़ा होगा मुझे इसका भी अंदाज़ा है, लेकिन बहरहाल अब तुम्हें मज़ीद परेशानी नहीं उठानी पड़ेगी। तुम्हें आज रात ही तुम्हारे आदमियों के पास पहुंचा दिया जाएगा। ये पेचीदा तरीक़ाकार भी इसलिए इख्तियार किया गया है कि तुम्हारे लीडर का यही हुक्म है। अगर तुम्हारे फरार के फौरन बाद हंगामा न मचता तो ये सब कुछ ना होता। लेकिन तुम लोग कौन हो और हमारे सब कुछ क्यों कर रहे हो? तारिक ने पूछा। मेरा ख्याल है तुम्हारे सवाल का जवाब इस नौजवान ने दे दिया होगा। अब तुम लोग जा सकते हो, बूढ़े ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। वो दोनों उस एंटीक शॉप से निकलकर बड़ी सड़क पर आ गए और फिर तीसरी सड़क पर उन्हें डलहौजी हाउस वाला नेमन साइन तलाश करने में ज्यादा दुश्वारी पेश नहीं आई। ये सड़क काफी कुशादा थी। इस पर दोनों तरफ बड़ी बड़ी दुकानें, शोरूम्स और डिपार्टमेंटल स्टोर थे। उन दुकानों पर आने वाले ग्राहकों का ताल्लुक भी ऊंचे तबके से था। सड़क के दोनों तरफ कीमती और चमकती हुई कारें खड़ी थीं। डलहौजी हाउस दरअसल एक बहुत बड़ा क्लब था। शीशे वाले मरकजी दरवाजे पर एक बावर्दी बोना खड़ा था। उसका कद मुश्किल 3 फीट रहा होगा। उन्हें देखकर उसने जल्दी से दरवाज़ा खोल दिया। आगे एक मुख्तसर लाबी थी। फर्श पर दबीज कालीन था जिस पर सोफे रखे हुए थे। दरमियान में शीशे की टॉप वाली एक गोल कॉफ़ी टेबल पड़ी थी। एक सोफे पर 2 लड़के बैठी हुई थी। वो उन पर तवज्जो दिए बगैर लॉबी से आगे शीशे के रिवॉल्विंग दरवाजे की तरफ बढ़ गए। उस दरवाजे से आगे एक वसी हॉल था। उसमें रोशनी मध्यम थी। दूर से किसी को पहचानना मुश्किल था। उस हाल में तकरीबन 1.5 दर्जन मेज़ें बिछी हुई थी, लेकिन कोई मेज़ खाली नजर नहीं आ रही थी। दाएं तरफ बार काउंटर के सामने भी कुछ स्टूलों पर बैठे हुए थे। यहाँ कोई टेबल खाली नहीं है सर, अगर आप पसंद करें तो क्रिस्टल रूम में, एक बावर्दी मुलाजिम ने उनके करीब आकर कहा। ठीक है, क्रिस्टल रूम ही सही। पिशकर ने उसे बात पूरी करने नहीं दी। उससे तशरीफ लाइए, मुलाजिम ने इशारा किया। वो मुलाजिम के साथ बाएं तरफ बढ़ गया। सामने दीवार में बज़ाहिर कोई दरवाज़ा नजर नहीं आ रहा था, लेकिन वो जैसे ही करीब पहुंचे दीवार का एक हिस्सा बाएं तरफ सिरक गया। उस ऑटोमेटिक दरवाजे का मैकेनिज्म शायद फर्श में था। बोझ पड़ने पर ही हरकत में आ गया और दरवाजा खुल गया था। क्रिस्टल रूम वाकई क्रिस्टल रूम था। छतों दीवारों पर निस्फ ऊपरी हिस्से पर शीशे लगे हुए थे। एक तरफ बार काउंटर भी था। यहाँ भी मेजों पर बहुत से लोग बैठे थे। मध्यम रोशनी और महकती फजा में दीवारों से फूटती मौसीकी की मध्यम लहरें बड़ा रोमान अंगेज तासुर दे रही थी। क्रिस्टल रूम में आने के बाद तारिक अपने आप में कुछ अजीब सी कैफियत महसूस कर रहा था। उनके साथ आने वाले बावर्दी मुलाजिम ने उन्हें एक मेज पर बिठा दिया। अभी वेटर्स आएगी, अपनी फरमाइश उसे नोट करा दीजिए, उस मुलाजिम ने कहा और वापस चला गया। कुर्सी पर बैठने के बाद तारिक
मुतजस्सिस निगाहों से चारों तरफ देखने लगा। हर मेज पर हवा की बेटी एक नए रंग में नजर आ रही थी। दिल हौजी हौस का शुमार उन जगहों में होता था जहाँ दौलत और हवस के पुजारी शिकार खेलते थे। हाँ, कोई शिकार करता था और कोई शिकार होता था। शिकार और शिकारी दोनों ही एक दूसरे की ताक में रहते थे। हॉल में बैठे हुए लोगों की तादाद अगरचे अच्छी खासी थी, लेकिन किसी तरफ से कोई आवाज तक नहीं आ रही थी। लोग सरगोशी में बातें कर रहे थे। ऐसी जगहों पर ऊंची आवाज में बात करना भी खिलाफ तहजीब समझा जाता है। 3 वेटर्स हॉल में मुख्तलिफ मेजों पर सर्व करती फिर रही थी। चंद मिनट बाद एक वेटर उनकी तरफ आ गई। उसे देखकर तारिक को सीने में अपना सांस रुकता महसूस होने लगा। उस लड़की की उम्र ज्यादा से ज्यादा 16 साल रही होगी। उसके जिस्म पर लिबास भी लिबास के नाम पर तोहमत था। यस प्लीज, उसने सवाली निगाहों से बारी बारी दोनों की तरफ देखा। हम पवन के मेहमान हैं, उससे पूछो कि वो हमारी क्या तवज्जो करना चाहता है। इश्कर ने कहा। जी, मैं समझी नहीं। लड़की ने उलझी हुई निगाहों से उसकी तरफ देखा। तुम्हारे ना समझने से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब पवन को बताओगी कि उसके मेहमान आए हैं तो वो समझ जाएगा। इश्कर मुस्कुराया। यस सर, लड़की कहते वहां से हट गई। तारिक उस लड़की की तरफ देखता रहा। वो लचकते हुए बार काउंटर के साथ एक दरवाजे में दाखिल हो गई। उसकी वापसी 5 मिनट लगे थे। वो मेज़ों के दरमियान घूमती हुई उनके करीब आ गई। आइए सर, मिस्टर पवन आपके मुंतजिर हैं, वेटर्स ने कहा। वो दोनों मेज से उठ गए। गत्ते का वो डिब्बा पिशकर के हाथ में था। दोनों वेटर्स के पीछे चलते हुए काउंटर के साथ उस रास्ते में दाखिल हो गए। ये एक नीम तारीख सी राहदारी थी। फर्श पर ग्रे कलर का कालीन बिछा हुआ था। तकरीबन 15 मिनट के बाद राहदारी दाईं तरफ मुड़ गई। उस तरफ 10 कदम के फासले पर नीचे उतरने के लिए सीढ़ियां थी। 7 सीढ़ियां उतरने के बाद फिर एक तंग सी राहदारी थी, जिसका इख्तिताम एक कमरे पर हुआ। वेटर्स कमरे के सामने रुक गई। दरवाजे पर हल्की सी दस्तक दी तो अंदर से एक भारी आवाज सुनाई दी। यस कम इन। वेटर्स ने दरवाजा खोल दिया। पहले अंदर खुद दाखिल हुई, फिर उन्हें अंदर आने का इशारा किया। वो दोनों अंदर दाखिल हो गए। ये एक वसीउरीज कमरा था। फर्श पर दबीज कालीन बिछा हुआ था। एक तरफ शीशे की टाप वाली बहुत बड़ी ऑफिस टेबल थी, जिस पर चंद दीगर चीज़ों के अलावा एक इंटरकॉम और 4 टेलीफोन सेट रखे हुए थे। मेज़ के पीछे वाली दीवार में दायरे की शक्ल में खूबसूरत अलमारी बनी हुई थी, जिसमें शराब की मुख्तलिफ अक़साम की चंद बोतलें सजी हुई थी। दीवारों पर नीम उरिया लिबास में लड़कियों की बड़ी बड़ी रंगीन तस्वीरों वाले फ्रेम आवेजा थे। मेज़ के साथ 3 कुर्सी रखी हुई थी और सामने वाली दीवार के साथ आरामदेह सोफा बिछा हुआ था, जिसके सामने शीशे की टाप वाली कॉफ़ी टेबल भी मौजूद थी। शीशे की टाप वाली बड़ी ऑफिस टेबल के पीछे जो आदमी बैठा था, उसे देखकर तारिक दिल में मुस्कुराए बगैर नहीं रह सका। वो दुबला पतला सा आदमी था। उम्र 40 के लगभग रही होगी। गर्दन तक लंबे लंबे बाल बिल्कुल सफ़ेद थे और मूछें बिल्कुल काली, जो चूहे की दुम की तरह दोनों तरफ लटकी हुई थी। आपके मेहमान मिस्टर पवन, तारिक और पिशकर के साथ आने वेटर्स ने कहा। थैंक यू रजनी, तुम जा सकती हो, पवन ने स्पार्ट लहजे में कहा। वेटर्स खामोशी से बाहर निकल गई। जी श्रीमान जी, हम उसी को मिलना चाहते हैं, पवन ने पिशकर की तरफ देखते हुए कहा। पिशकर ने कुछ कहने के बजाय गत्ते का वो डिब्बा उसके सामने रख दिया। पवन ने डिब्बा खोला तो इसमें विष्णु देवी की मूर्ति देख उसके होंठों पर खफीफ सी मुस्कुराहट आ गई। उसने मूर्ति को डिब्बे से निकालकर मेज पर रख दिया और मेज की दाईं तरफ वाली सबसे निचली दराज खोलकर पीतल का एक छोटा सा बाजू निकाला और उसे मूर्ति में फिट करने लगा। बाजू मूर्ति में बिल्कुल फिट आ गया था। पवन मुस्कुराते अपनी जगह से उठ गया और बड़ी गर्मजोशी से बारी बारी दोनों से हाथ मिलाया। आप में से तारिक कौन है? ये तारिक है और मेरा नाम पिशकर है, पिशकर ने तारुफ कराया। मिस्टर तारिक कुछ परेशान हो रहे हैं, इन्हें कब तक रहमान बाबा के पास भेज दिया जाएगा? यहाँ से सीधे रहमान बाबा के पास ही जाएंगे, पवन ने कहा। लेकिन पहले ये बताइए कि क्या पीना पसंद करेंगे, कॉफ़ी या कुछ और? कॉफ़ी ठीक रहेगी, तारिक पिशकर से पहले ही बोल उठा। पवन ने इंटरकॉम का रिसीवर उठाकर एक बटन दबाया, 3 कप कॉफ़ी के लिए कहा और रिसीवर रख के शहर की मौजूदा सूरत हाल के बारे में उनसे बातें करने लगा। तकरीबन 15 मिनट बाद एक वेटर्स कॉफ़ी लेकर आ गई। ये रजनी नहीं थी, कोई और वेटर्स थी। उन तीनों के सामने कॉफ़ी रखकर वापस चली गई। उन्हें यहाँ आए हुए तकरीबन 1 घंटा गुजर चुका था। तारिक अपने आप में कुछ बेचैनी महसूस कर रहा था। दरअसल जेल से फरार होने के बाद अब तक दूसरों के हाथ में रहा था, दूसरों की मर्जी का मोहताज, अपने तौर पर कोई कदम नहीं उठा सकता था। वो दूसरों की हदायत पर अमल करने का इसलिए भी पाबंद था कि उनके बगैर वो अपनों से राब्ता भी कायम नहीं कर सकता था। वो अच्छी तरह जानता था कि इस किस्म के कामों में राजदारी बरती जाती है, लेकिन मौजूदा तरीकाकार से वो उलझन सी महसूस करने लगा था। कॉफ़ी पीने के बाद पवन ने मेज़ के नीचे लगा हुआ एक बटन दबा दिया और सामने वाली दीवार का एक हिस्सा स्लाइडिंग डोर की तरह अपनी जगह से सिरक गया। दरवाजा खुलते ही 2 आदमी अंदर दाखिल हुए। लिबास और चेहरों से दोनों छटे हुए बदमाश नजर आते थे।
गाड़ी तैयार है? पवन ने पूछा। यस सर, उनमें से एक ने जवाब दिया। वो दोनों उठकर पवन के साथ उस खुफिया दरवाजे से बाहर आ गए। उनके निकलते दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। उस तरफ भी एक कमरा था, लेकिन इसमें 2-3 कुर्सियों के सिवा कुछ भी नहीं था। उस कमरे से आगे एक तंग सी राहदारी थी, जिसके इख्तिताम पर ऊपर जाने के लिए सीढ़ियां थी। उन सीढ़ियों ने एक और कमरे में पहुंचा दिया, और जब कमरे का दूसरी तरफ का दरवाजा खोलकर वो बाहर निकले तो तारिक और पिशकर चौंके बगैर नहीं रह सके थे। ये एक तंग और नीम तारीख सी गली थी। वो गली में आ गए। दरवाजे से चंद गज आगे गली में 2 गाड़ियां खड़ी थी। मिस्टर पिशकर, पवन उसके देखते बोला, मिस्टर तारिक को यहाँ तक लाने का बहुत शुक्रिया। आप राजू के साथ उस गाड़ी में बैठ जाइए, वो आपको आपकी मंजिल तक पहुँचा देगा। मैं मिस्टर तारिक को अपने साथ लेकर जा रहा हूँ रहमान बाबा के पास। उन दोनों ने बड़ी गर्मजोशी से हाथ मिलाया। फिर पिशकर राजू के साथ एक गाड़ी में बैठ गया, जबकि तारिक और पवन दूसरी गाड़ी की पिछली सीट पर बैठ के स्टीयरिंग उस तीसरे आदमी ने संभाल लिया था। गाड़ी हरकत में आकर कनाट पैलेस के मेन रोड पर आ गई। हनुमान मंदिर से गाड़ी पार्लियामेंट स्ट्रीट पर घूम गई और फिर मुख्तलिफ सड़कों से होते हुए मौलाना आज़ाद रोड पर निकल आए। तकरीबन 20 मील का फासला तय करने के बाद वो एक और सड़क पर घूम गए। ये ऊंचे तबके का रहायशी इलाका था। सड़क के दोनों तरफ बड़े बड़े बंगले थे। पवन ने ड्राइवर को किसी किस्म की हिदायत वगैरह नहीं दी थी। उसे शायद अपनी मंजिल का इल्म था। गाड़ी एक और सड़क पर घूमकर एक बंगले के सामने रुक गई। ड्राइवर ने हॉर्न बजाया तो फौरन दरवाजा खुल गया और ड्राइवर गाड़ी को अंदर लेता चला गया। गाड़ी कुशादा पोर्च में रुक गई। पवन नीचे उतर आया। तारिक भी दूसरी तरफ का दरवाजा खोलकर नीचे उतर आया था। दोनों कुशादा बरामदे में पहुंचे ही थे कि अंदर से एक उधेड़ उम्र की औरत निकलकर सामने आ गई। उस औरत का लिबास देखकर तारिक ने इत्मीनान का सांस लिया। उस लिबास पे उस तरह जिस तरह चादर ओढ़ रखी थी, इससे तारिक को अंदाजा लगाने में दुश्वारी पेश नहीं आई कि वो मुसलमान थी। वो दोनों उस औरत के साथ बरामदे वाले दरवाजे में दाखिल हो गए।